आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कोलीय गणराज्य के बारे में। इस वीडियो के अंदर आपको कोलियों की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। आजकल कोलीय गणराज्य के लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके बारे में भी आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रमुख तथ्यों की, यानी इस वीडियो के अंदर मैं कौन कौन से तथ्यों पर चर्चा करने वाला हूं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कोलियों के परिचय के बारे में। इसके बाद कोलियों का रामगाम, इसके बारे में बताऊंगा, यानी रामगाम आजकल कहाँ है और वो किस स्थिति में है, ये आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कोलियों की वर्तमान स्थिति क्या है। क्या वो राजपूत हैं, क्या वो क्षत्रिय हैं, या क्या वो दलित जातियों में आते हैं, ये आपको बताऊंगा। तो इन तीन तथ्यों की चर्चा मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। ऐतिहासिक स्रोतों की अगर बात करें तो ऐतिहासिक स्रोतों में सबसे पहले मैंने जो जानकारी ली है वो कोलीय गण नाम की एक किताब है जो धर्मप्रिय BS सहवाल की है। इससे मैंने थोड़ी सी जानकारी ली है। दूसरी बुक है महावस्तु अवदान, ये डॉक्टर सीतांशु शंकर वागची की है। इससे भी मैंने थोड़ी सी जानकारी ली है। तीसरी है बुद्ध चरित्र अश्वघोष की है। इससे भी मैंने थोड़ी सी जानकारी ली है और इसका नाम आप लोगों ने भारतीय इतिहास में खूब सुना होगा। अश्वघोष का भी सुना होगा और बुद्ध चरित्र नामक ग्रंथ का भी सुना होगा। और ये हैं वो बुक्स जिनसे मैंने जानकारी ली है। अगर आप इन बुकों को पढ़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पे आपको इनके लिंक मिल जाएंगे, तो वहां से जाकर इन्हें आप खरीद के पढ़ सकते हो। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप टेलीग्राम पे जा सकते हो, या फिर टेलीग्राम को खोलें और वहां पर चैनल का नाम लिखें तो सामने ही आपको चैनल आ जाएगा, तो वहां से जाके भी आप टेलीग्राम तक पहुंच सकते हैं। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। वीडियो की शुरुआत करेंगे यहां से कोलियों का परिचय। वंश का अर्थ कुटुंब, कुल, गोत्र। जन्म के अर्थ में जाति शब्द का प्रयोग भी इसके लिए किया जाता है। तथापि जाति का अर्थ अपने मूल अर्थ से हट गया है, वह धंधे या पेशे से जुड़ गया है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आजकल जो जाति का अर्थ किससे लगाया जाता है, धंधे या पेशे से लगाया जाता है। इसे अब वंश के अर्थ में लेने से भ्रांति उत्पन्न होती है। वंश वो है जिसके मूल में एक आदि अथवा पूर्व पुरुष है और उस पुरुष की संतति यानी संतानें पीढ़ी दर पीढ़ी उसी के गुण, धर्म तथा नाम से जानी पहचानी चली जाती हैं। बस उसकी यही वंश परंपरा है। किसी मूल पुरुष से एक ही वंश परंपरा चलती है, किंतु उस परंपरा के बीच की किसी पीढ़ी में कोई महान पुरुष पैदा हो जाता है तो पूर्व वंश परंपरा की जगह उसके नाम से नई वंश परंपरा चल निकलती है। यानी कि कोई पुराना वंश चला आ रहा है, उसी वंश में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हो गया जो बहुत ही महान है, तो उसके नाम से भी वंश परंपरा चलने लगती है। जैसे नाग वंश है, बहुत ही विशाल वंश माना जाता है उसे। इसमें कई राजवंश शामिल हैं और उन राजवंशों से भी कई नए राजवंश भी निकले हैं। लेकिन जब हम मूल उनका इतिहास देखते हैं तो ये नागवंश के अंतर्गत आते हैं। यही बात यहाँ पे की जा रही है। किसी वंश की अगर शुरुआत होती है तो उसमें एक मूल पुरुष होता है, इसके बाद उसी के नाम से वंश परंपरा चलने लगती है और बीच में अगर कोई महान व्यक्ति पैदा हो गया तो उसके नाम से भी एक वंश परंपरा चलने लगती है। परंतु यहाँ हमें ये बात समझनी होगी कि मूल पुरुष कौन है, वो पुराना वाला व्यक्ति है, उसी के ये सब वंशज हैं। कभी कभी कोई राजपुरुष अपने विशेष कर्म गुण के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, जिससे उसके आगे की संतानें भी उसी नाम से पुकारी जाती हैं, जो नई परंपरा का रूप धारण कर लेती हैं। महासम्मत वंश में सूर्य के जैसी तेजस्विता के कारण सूर्य वंश की परंपरा का निकल जाना इसी का एक उदाहरण है। यहाँ पर महासम्मत वंश की बात की गई है और महासम्मत के बारे में जो चर्चा है वो बौद्ध ग्रंथों में मिलती है।
और महासम्मत के अंदर क्या था, एक व्यक्ति का नाम है, सबसे पहला राजा इनको माना जाता है। इनके अंदर सूर्य के जैसी तेजस्विता थी, इसीलिए सूर्य वंश इसको कहा गया है। ऐसा भी होता है कि एक वंश परंपरा में हुए अलग अलग पुरुषों के नाम से अलग अलग शाखा प्रशाखाएं चल निकलती हैं, जबकि उनका मूल वंश एक ही रहता है। हाँ, जनता में अपने पूर्व पुरुषों के नाम से गोत्र आदि आज भी परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है, इसे मैं भी मानता हूं कि आज सरनेम चाहे कोई भी कुछ भी लिखने लगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गोत्र क्या है इससे बहुत फर्क पड़ता है। जिन जातियों के गोत्र आपस में मिलते हैं वो कभी ना कभी एक रही होंगी, यानी उनका जो पूर्वज है वो एक ही है। आज हम कई जातियों के जो गोत्र हैं वो एक ही देखते हैं, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वो किसी न किसी समय में एक ही पुरुष के वंशज रहे होंगे, इसी कारण उनके जो गोत्र हैं वो एक समान हैं। आजकल क्या है कि जातियों का वर्चस्व ज्यादा है, तो लोग जातियों में बटे हुए हैं और अपनी जाति पर गर्व करते हैं, जो कि मूर्खता का एक सबसे अच्छा उदाहरण मान सकते हो आप। डॉक्टर एस वागची द्वारा संपादित बौद्ध ग्रंथ महावस्तु अवदान प्रथम खंड में यह तथ्य उद्घाटित किया गया है कि प्रारंभ में लोगों द्वारा महसूस किया गया कि अनियंत्रित एवं अव्यवस्थित स्थिति में वे सुरक्षित नहीं हैं। अतः उन्होंने मिलकर कबीलों की सुरक्षा एवं सुव्यवस्थित संचालन के लिए एक योग्य तथा सशक्त व्यक्ति को राजा के रूप में चुना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, प्राचीन समय की बात है जब कोई राजा महाराजा नहीं होते थे। कबीलों की सुरक्षा के लिए लोगों ने ऐसा सोचा कि एक किसी अच्छे व्यक्ति को राजा चुनना चाहिए, और इस तरह से ये जो परंपरा है वो चल निकली थी। चूंकि वह सर्वसम्मति से चुना गया राजा था, अतः उसे महासम्मत के नाम से पुकारा गया, और उसी के नाम पर महासम्मत वंश नाम भी पड़ा था। कुछ लोगों ने उसी वंश को सूर्य वंश भी कहा है, क्योंकि महासम्मत नाम का जो राजा था वो तेजस्वी राजा था, सूर्य की तरह प्रकाशवान राजा था। इसी कारण महासम्मत के ही वंश को सूर्य वंश कहा गया है। लेकिन महासम्मत वंश की जो चर्चा है वो बौद्ध ग्रंथों में मिलती है। इस तरह राजा की नियुक्ति सर्वसम्मति से होने लगी। राजा महासम्मत सूर्य की तरह प्रकाशवान था, इसीलिए राजा महासम्मत की संतानों को उसकी उसी विशेषता यानी सूर्य का नाम मिला, और सूर्य वंश का इस तरह से प्रारंभ हुआ था। यहाँ पे आपको अच्छे से ये बात समझनी है कि सूर्य वंश का जो प्रारंभ है महासम्मत नाम के राजा से हुआ था। अब महासम्मत उनका नाम क्यों पड़ा था? क्योंकि उन्हें सर्वसम्मति से चुना गया था, यानी उनका चुनाव हुआ था, वो कोई वंशानुगत राजा नहीं थे। वंश परंपरा का सिलसिलेवार विवरण महावंश, महावस्तु अवदान, सुमंगल, विलासिनी आदि बौद्ध ग्रंथों में दिया गया है। राजा महासम्मत के बाद उसका पुत्र कल्याण राजा बना, उसके बाद रव, और रव के बाद उपोसत नाम का राजा हुआ। उपोसत के बाद उसकी वंश परंपरा में आगे चलकर राजा मंधाता का उल्लेख मिलता है, जो साकेत के राज्य सिंहासन पर बैठा। इस मंधाता के पश्चात सुजात नाम के ओक्काक राजा का उल्लेख है। ओक्का को ही इतिहासकारों ने इक्ष्वाकु लिखा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि ओक्काक और इक्ष्वाकु दोनों अलग अलग हैं। इसकी चर्चा मैं अभी यहाँ पे नहीं करूंगा, इसकी चर्चा मैं बाद में किसी वीडियो में करूंगा, जब मैं आपको इक्ष्वाकु वंश का इतिहास पढ़ाऊंगा तब करूंगा। अब बात करते हैं कोलियों की उत्पत्ति के बारे में, यानी कोलियों की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है। बौद्ध ग्रंथों में सुजात नाम के ओक्काक राजा की 5 कन्याओं का नाम प्रिया, सुप्रिया, आनंदा, विजिता एवं विजित सेना बताया गया है। इनमें से सबसे बड़ी प्रिया थी, जो कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गई थी। इस कन्या को उसके भाइयों ने मिलकर दूरस्थ कोलवन की एक पर्वत गुफा में सुरक्षित छोड़ दिया और जीवित रहने के लिए खाद्य एवं अन्य आवश्यक सामग्री का उसके लिए प्रबंध कर दिया था। समय बीतने पर वह कन्या गुफा में जल तथा वायु और कोल
वृक्ष के प्रभाव से कुष्ठ रोग से वो मुक्त हो गई थी। एक दिन क्या हुआ कि मनुष्य की गंध से आकर्षित होकर भूखा बाघ उस गुफा द्वार पर पहुंच गया और वह कन्या द्वार पर अपनी सुरक्षा हेतु खड़ी हो गई। बाघ लकड़ियों के लट्ठों को अपने पंजों से हटाने लगा, जिससे वह गुफा के अंदर जाकर उस कन्या को खा सके। तभी पास से गुजर रहे सन्यासी ने बाघ की दहाड़ एवं कन्या की गुहार सुनी। वो तुरंत वहां गए और उस बाघ को भगाया और गुफा के द्वार की लकड़ियों को हटाया। सन्यासी ने गुफा में उस सुदर्शन रूप वाली कन्या को देखा और उसका परिचय पूछा। शाक्य राजकुमारी ने कहा, अहंग कपिल वस्तुतो अमुकस्य शाकस्य धीता, अर्थात मैं कपिल वस्तु के अमुक शाक्य की पुत्री हूं और मुझे कुष्ठ रोग के कारण इस तरह यहां छोड़ दिया गया है। सन्यासी उस राजकुमारी की बातों से प्रभावित हुआ और उसने उस शाक्य राजकुमारी से विवाह कर लिया। इस विवाह के पश्चात उन्हें 32 पुत्र हुए। सन्यासी के आश्रम में ये पुत्र जब विधिवत रूप से पालित पोषित होकर युवा हुए तब उनकी माता ने उन्हें महानगर कपिलवस्तु भिजवा दिया, ये कहकर कि वहां के महावंशीय अमुक शाक्य मेरे पिता हैं, अर्थात तुम्हारे नाना हैं। वे तुम्हें समुचित साधनों के साथ बसाने की व्यवस्था करेंगे और आवश्यक सहयोग देंगे। जब वे राजकुमार अपनी माता के बताए अनुसार कपिलवस्तु पहुंचे तो शाक्य लोग उन्हें देखकर अचंभित हो गए और उन्होंने उनसे उनका परिचय पूछ लिया। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो कहानी है वो भगवान बुद्ध से पहले की है, ये बाद की कहानी नहीं है। शाक्य जो शब्द है वो बहुत ही पुराना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कुमारों ने वाराणसी के उस सन्यासी का परिचय दिया तथा आगे तक का सारा वृत्तांत कह सुनाया, जिससे शाक्यों को बहुत प्रसन्नता हुई। वाराणसी के उस सन्यासी का नाम राम था। यहां पर मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा और आपको समझाना चाहूंगा। शाक्य लोग अपनी जिस कन्या को कोल वन में छोड़ आए थे, क्योंकि वो कुष्ठ रोग से पीड़ित थी, वहां पर जब बाघ ने उस पर आक्रमण किया तो उस बाघ की दहाड़ सुन के एक सन्यासी वहां से गुजर रहा था और वो सन्यासी कहाँ का था? वाराणसी का था और उसका नाम था राम। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई जगह पे राम नाम की जगह है कोल नाम आता है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। कोलियों का नाम कोल वृक्षों के आधार पर पड़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कहानी बौद्ध ग्रंथों में कई जगह मिलती है और अलग अलग मिलती है। इस कहानी को मैंने कई ग्रंथों में देखा और अधिकतर जगह सन्यासी को कोल नाम से संबोधित किया गया है, जबकि उस सन्यासी का नाम राम था और वो वाराणसी का रहने वाला था। उसी सन्यासी ने उस शाक्य कन्या से विवाह किया था। इसके बाद उन्हें 32 पुत्र उत्पन्न हुए थे। इसके बाद क्या हुआ कि जब वो थोड़े से युवा हुए तो उनकी माता ने परिचय दिया था कि अब तुम जाओ कपिलवस्तु और वहां के जो राजा हैं वो तुम्हारे नाना हैं, वो तुम्हें कोई ना कोई रास्ता अवश्य दिखाएंगे और वो तुम्हारी रहने की व्यवस्था भी करेंगे। इसके बाद जब ये राजकुमार कपिलवस्तु पहुंचे तो कपिलवस्तु के जो शाक्य लोग थे उन्होंने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने सारा जो विवरण था वो बताया। इसके बाद शाक्यों को बहुत प्रसन्नता हुई। कोलीय पुत्रों ने अपने शाक्य नाना तथा मामाओं की सहायता से और सहयोग से रोहिणी नदी के पूर्व में उससे लगते हुए प्रदेश में अपने पिता राजा राम के नाम से रामगाम नगर की स्थापना की, जिसे कोल नगर भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है कि उस समय ही इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए ये जो पूरी घटना है वो भगवान बुद्ध से बहुत पहले की है। शाक्यों ने अपने कुछ भांजों को अपनी ही राज्य सीमा में रोहिणी नदी के पश्चिम में, यानी जो राजकुमार थे 32 थे, तो उन्हें क्या किया था कि कुछ को रोहिणी नदी के पूरब में और कुछ को रोहिणी नदी के पश्चिम में बसाया था। जो पूरब में बसे थे उन्होंने अपने नगर का नाम रखा था रामगाम और जो पश्चिम में बसे थे उन्होंने अपने नगर का नाम रखा था देवदह। देवदह और
रामगाम, इन दो नगरों का विवरण भी बौद्ध ग्रंथों में खूब किया गया है। और शाक्य कन्या से उत्पन्न होने के कारण उन कुमारों को कपिलवस्तु के शाक्यों ने ही शाक्य कहा है। इसी कारण इतिहासकारों ने क्या किया है कि रामगाम के कोलियों को भी शाक्य ही लिख दिया गया है। और इसी कारण क्या हुआ है कि आजकल के जो शाक्य हैं वो भी स्वयं को कोलीय समझते हैं, और जो कोलीय हैं वो स्वयं को शाक्य समझते हैं। अब बात करते हैं कोलियों के रामगाम पर, यानी कोलियों का जो रामगाम है आज वो किस स्थिति में है और कहाँ है उसके बारे में बात करते हैं। रामगाम, जिसे कहीं कहीं कोल नगर तथा बुद्ध चरितंग ग्रंथ में रामपुर भी कहा गया है, यह नगर कोलीय गणराज्य की राजधानी था। कोलियों का रामगाम आधुनिक महाराजगंज जनपद के धर्मोली ग्राम से कुछ दूर स्थित वन में रामगाम का स्तूप है, जिसे भगवान बुद्ध के अवशेषों पर रामगाम के कोलीय राजाओं ने बनवाया था। वर्तमान समय में वहां के ग्रामीण लोग इस स्तूप को कन्हैया बाबा का थान कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्हैया बाबा का ये थान है। स्तूप से थोड़ी ही दूरी पर रामगाम नगर के खंडर हैं। स्तूप वर्षों से लगातार उपेक्षा के कारण खंडर में बदल चुका है। उसकी प्राचीन ईंटें उसके चारों ओर बिखरी पड़ी हैं। शीर्ष भाग पर एक कोल वृक्ष उग आया है। उसी कोल वृक्ष के पास स्तूप के शीर्ष भाग में एक गोल प्रस्तर स्तंभ यानी लाट का ऊपरी सिरा उसी तरह निकला हुआ है जिस तरह देवदह के महामाया धातु स्तूप के शीर्ष भाग पर निकला हुआ है। इस प्रकार के गोल प्रस्तर स्तंभों के निकले हुए ऊपरी सिरों को देखकर आज के लोगों को शिवलिंग का भ्रम होता है। और ये बात सही है कि आज जो बोटिब स्तूपा है उसे देखकर कई इतिहासकारों ने उसे शिवलिंग ही समझा है। सामान्य जनता तो समझेगी, इतिहासकार तक इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये शिवलिंग है, जबकि वो बोटिब स्तूपा होता है। इस समृद्ध स्तूप का गर्भगृह इसी पट्टी से ढका हुआ था। इस स्तूप का जीर्णोद्धार गुप्त काल में किया गया था। इस स्तूप के पास से कुषाण काल के सिक्के भी मिले हैं। इसीलिए इस स्तूप को ही रामगाम का जो स्तूप है वो माना गया है। तो ये कहाँ है? महाराजगंज जिले में है ये। अब बात करते हैं कोलियों की वर्तमान स्थिति के बारे में कि कोलियों की जो वर्तमान स्थिति है वो क्या है। आजकल कोली कहें या कोरी कहें एक जाति के रूप में है ये, और हर क्षेत्र में इनके अलग अलग नाम हैं। कहीं ये राजपूत हैं, कहीं ये दलित हैं, तो कहीं ये पिछड़ा वर्ग में हैं। तो आइए स्थिति पे बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की दक्षिणी पश्चिमी सीमा पंजाब तथा हरियाणा से लगती है। यहाँ के कोली लोग इन प्रदेशों के सीमा क्षेत्रों में यत्र तत्र जाकर बस गए। यहाँ तक उत्तराखंड का प्रश्न है, उसके पर्वतीय ग्रामों कस्बों में तो कोलीय लोग ही बसे हुए हैं। मैदानी क्षेत्रों में भी उनकी छितरी हुई बसावट मिल जाती है। देहरादून के निकट के पर्वतीय ग्रामों में वे छोटी मोटी पर्वतीय भूमि को समतल कर खेती कर लेते हैं और दुकानदारी भी करते हैं। अन्यथा शहर में जो भी मजदूरी मिलती है वह कर लेते हैं। वैसे पूर्व से पश्चिम तक के संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में कोली लोग बसे हुए हैं। नेपाल के तराई क्षेत्र में तो हैं ही, भारत के अन्य क्षेत्रों में भी कोली लोग बसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, जिसका बहुत कुछ हिस्सा नए उत्तराखंड में चला गया है, वहां के कोली लोग अपने आप को क्या कहते हैं? भुइयर कहते हैं। ये भुइयर शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग ध्यान रखें। कुछ इतिहासकारों ने इसको भूमिहार भी लिख दिया है, इसे भी आपको समझना होगा। आज के पूरे उत्तर प्रदेश में भी इनकी संख्या कम नहीं है। यहाँ इन्हें कोली कोलीय ना कहकर कोरी कोरिया कहते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में इन्हें कोरी कोरिया ही कहा जाता है। और आप लोग ऐसा ना समझें कि कोली और कोरी अलग अलग हैं, बिल्कुल नहीं है। अभी मैं आगे इसका विवरण आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। कुछ लोग यहाँ खेती करते हैं, कुछ लोग नौकरी पेशा करते हैं और कुछ लोग छोटा मोटा धंधा कर अपनी आजीविका चलाते हैं।
आज से 100 वर्ष पूर्व तक उत्तर प्रदेश तथा उसकी सीमा से लगने वाले राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के क्षेत्र के कोरी वस्त्र वयन का धंधा करते थे, किंतु अब उन्होंने यह काम छोड़ दिया है। और ये बात बिल्कुल सही है कि रामगांव के जो कोलीय थे, उनका जो गण था वो बुनकरों का गण था, वो बुनकर थे। इस बात को हमें ध्यान रखना है। और आजकल बुनकर कौन है, आप इस बारे में पता कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। हाँ, झांसी के पास मऊरानीपुर कस्बे के कोरी लोगों ने अपने घरों में छोटी मोटी टेक्सटाइल इकाइयां अवश्य स्थापित कर ली हैं, किंतु मध्य पूर्वी उत्तर प्रदेश के कोली आज भी खेती ही करते हैं और अपने आप को सक्कोरी कहते हैं। इसी प्रकार आगरा, इटावा, मैनपुरी तथा एटा जिले के कीरकाची आदि भी आज अपने आप को शाक्य कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। यहां से आप सीधा अंदाजा लगा सकते हो कि जो आज काची है, हालांकि कुछ काची अपने आप को कुशवाहा कहने लगे हैं, जबकि कुशवाहा और काची दोनों अलग अलग हैं। इसकी मैं चर्चा आगे करूंगा, तब आपको ये चीज समझ में आएगी। काची और कोली किसी न किसी समय में ये एक ही रहे हैं। आज दोनों अलग अलग जातियां हैं। काची पिछड़ा वर्ग में आते हैं और कोली कहीं पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो कहीं दलित जातियों में गिने जाते हैं। ये समय का खेल है और क्षेत्रों की स्थिति है। अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। राजस्थान में आकर बसे कोली बहुत बाद के खेमे हैं। ये यहाँ कोई शासन करने की नियत से नहीं आए थे, किंतु कमाने खाने के लिए आए थे। धीरे धीरे धौलपुर, भरतपुर में बसते हुए करौली, अलवर, दौसा के कुछ इलाकों में आकर बस गए। इसके बाद इन्होंने सवाई माधोपुर व जयपुर के कुछ क्षेत्रों में प्रवेश किया और वहां से कुछ लोग समूहों में बंटकर टोंक, बूंदी, कोटा के इलाकों में निकल गए और कुछ बूंदी से लगते हुए भीलवाड़ा के ग्रामों में चले गए। कुछ लोग झांसी होते हुए मध्य प्रदेश में आ गए और मध्य प्रदेश से लगते हुए जंगली इलाकों को पार कर झालावाड़ के मनोहर थाना, इकलेरा, झालरापाटन, खानपुर, भवानी मंडी, पिंडवाड़ा तथा डग क्षेत्रों में आकर बस गए। झालावाड़ जिला कोलबी बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। हो सकता है यहाँ बौद्ध संस्कार कोलियों के साथ ही आए हों। यह सत्य है कि कोली अर्थात कोरी इस देश के प्राचीनतम विशुद्ध खत्तियों में से एक हैं। राजपूतों का क्षत्रिय जाति के रूप में उद्भव तो ईसा के बहुत बाद का है। यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कोली अर्थात कोरी इस देश के प्राचीनतम विशुद्ध खत्तियों में से एक हैं। मैंने आपको अपने बहुत सारे वीडियो में ये बात बताई भी है कि आज जिन्हें हम निचली जातियां समझते हैं, जिन्हें हम अछूत समझते हैं, प्राचीन समय में उनके पूर्वज राजा महाराजा थे, लेकिन इन जातियों के साथ धोखा कर करके इनके राज्यों को छीना गया और आज उनकी स्थिति ऐसी है कि उनके पास खेती भी नहीं है, घर भी नहीं है और खाने को खाना भी नहीं है। वे ना तो सूर्यवंशी हैं ना तथाकथित चंद्रवंशी हैं। यहाँ किसकी बात हो रही है? राजपूतों की बात हो रही है। वे तो ब्राह्मणों द्वारा आबू पर्वत के अग्नि कुंड में हवन द्वारा शुद्ध किए गए अग्निवंशीय क्षत्रिय राजपूत हैं और इस तथ्य को भी स्वयं भी स्वीकार करते हैं। हमें ताज्जुब होता है जब सूर्यवंशी काची अपने को कुशवाहा क्षत्रिय राजपूत कहते हैं। इस अग्निवंशीय राजपूत जाति के प्रभाव में गुजरात के कुछ कोली भी आ गए हैं और वे भी रोटी बेटी के संबंध के कारण अपने आप को राजपूत समझने लगे हैं। हालांकि उसमें से बहुतों ने अपनी जाति के पहले या पीछे राजपूत शब्द का प्रयोग कभी नहीं किया। इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि ये फर्क है क्षेत्र का। जहां पर कोलियों की स्थिति अच्छी है वहां पे उन्हें क्षत्रिय घोषित कर दिया गया है और जहां पर उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, वो थोड़े से गरीब हैं, तो उन्हें दलित और अछूत बना दिया गया है। यही काम कुर्मियों के साथ हुआ है। गुजरात में उनकी स्थिति अलग है और उत्तर प्रदेश और बाकी जो देश के हिस्से हैं उनकी स्थिति बिल्कुल अलग है। उन्हें अछूत और नीच जातियों में शामिल कर दिया गया है। जाति एक ही है, फर्क है क्षेत्र का और आर्थिक स्थिति का। अगर तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो तुम उच्च जाति के हो गए, अगर आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो आप निम्न जाति के हो गए। इसीलिए मैं बार बार ये बात कहता हूं कि क्षत्रिय ही आपस में लड़ रहे हैं। जो गरीब हो जाते हैं वो निम्न जाति के अछूत बन जाते हैं, फिर अमीर जो क्षत्रिय हैं वो उन पे अत्याचार करते हैं।
जबकि दोनों के मूल पूर्वज एक ही हैं। अजमेर में बसे कोलियों ने उन्हीं में से कुछ के उदाहरणों को लेकर अपने आप को कोली राजपूत कहना शुरू कर दिया है और उन्होंने कोली राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना भी कर ली है। इस सभा में देश के कुछ दूरस्थ स्थानों पर अपने वार्षिक अधिवेशन भी उन दिनों आयोजित किए गए। कुछ साल पहले तक कोली राजपूत पत्रिका भी अजमेर से निकलती रही, किंतु इससे पहले राजस्थान के अधिकांश कोली अपने आप को सिर्फ कोली कहते थे और अपने ग्राम या नगर की पहचान के रूप में उसके नाम का प्रयोग थे। उस पहचान को ही वे अपना गोत्र समझ बैठे, जो गलत है। जैसे राजौर से निकले राजौरिया, आमेर से निकले आमेरिया, सेवर से निकले सेवरिया, कुंडल से निकले कुंडलवाल, गोठ से निकले गोठवाल इत्यादि। ये गोत्र नहीं है, ग्राम की पहचान है, लेकिन आजकल ये लोग इनको गोत्र मान बैठे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा अंधकारमय अगर किसी का इतिहास है तो वो राजपूतों का है, जो उन्होंने खुद नहीं लिखा है बल्कि किसी दूसरे ने लिखा है। राजपूतों ने अपने इतिहास को खुद खोजा ही नहीं है, उन्होंने जानना ही नहीं चाहा है कि हमारे जो पूर्वज थे वो कौन थे। उन्हें तो जो इतिहास दिया गया उन्होंने उस इतिहास को स्वीकार करके उसी परंपरा को अपने अंदर धारण कर लिया है। इसीलिए सबसे ज्यादा आज भ्रम में कोई अगर जाति है तो वो राजपूत हैं। उन्होंने खुद को पहचाना ही नहीं है, खुद के पूर्वजों के बारे में जानने का प्रयास ही नहीं किया है और आज दिन तक वो अपने पूर्वजों का इतिहास जानने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। आइए आगे बात करते हैं। गोत्र तो अपने किसी पूर्व पुरुष के नाम से चलता है। रोहिणी नदी के पूर्व का महाराजगंज जिला तथा दक्षिण में गोरखपुर जिले के ग्रामों में इन्हीं की अधिक संख्या आबादी बसी हुई है और ये पटनवार के नाम से जाने जाते हैं। गोरखपुर में जाना, कोरी जो जाति के लोग हैं या कोली जाति के लोग हैं वो कौन है पता करना, वो कोई और नहीं है बल्कि रामगाम के कोलियों के ही वंशज हैं और कोलीय गणराज्य बुनकरों का गण था। आज के मध्य पूर्व उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश में बसे कोलियों में से एक तबका ऐसा है जो अपने आप को शाक्य समझता है और अपने नाम के आगे शाक्य भी लगाता है। बिहार के कोयरी जो कोलीय ही हैं अपने को मौर्य तथा उत्तर प्रदेश के काची अपने आप को शाक्य कहने लगे हैं। उत्तर प्रदेश तथा उससे लगे राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में अपने आप को कोरी कहते हैं। उनमें कुबिंद वस्त्र बुनने वाले भी हैं। वस्त्र बुनने का जो पेशा है उनका खानदानी है, क्योंकि कोलीय जो गण था वो बुनकरों का गण था। वैसे भारत के प्रसिद्ध इतिहासकारों ने प्राचीन सूर्यवंशी शासक जातियों मल्ल, लिच्छवी, कोलीय, शाक्य, वुलीय, मौर्य आदि को ट्राइब्स अर्थात आदि मूल खत्तीय प्रजाति ही कहा है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि मूल जो खत्तीय हैं वो कौन है, वो है मल्ल, लिच्छवी, कोलीय, शाक्य, बुली और मौर्य। यही लोग हैं और इन्हीं के वंशज ओबीसी, एससी, एसटी में आज भी मौजूद हैं। मल्ल, लिच्छवी, कोलीय, शाक्य, बुलीय, मौर्य, इन्हीं के वंशजों को जातियों में बांटा गया है और आज जाति एक गंभीर समस्या बन चुकी है और ये जातियां इतनी गंभीर हैं कि अपना इतिहास भी नहीं जानती हैं, लेकिन आपस में द्वेष खूब रखती हैं, जबकि इनके जो पूर्वज थे वो एक ही हैं। तो ये तो था कोलियों का इतिहास और इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने आपको बताई है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा।